ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बुद्धदेव तथा माँ शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज के पंचांग में, दैनिक पंचांग में, क्षमा करेंगे, आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत होता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते हैं और कर चुके। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। इसके पूर्व गुरुजनों को नमन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज बुधवार है, ज्ञान का दिन है। चलिए गुरुजनों को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि गुरु हमें अपना आशीष देते रहे और उनके बदौलत ही हमने जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उन विषयों पर शिक्षा ग्रहण की, उसका उपयोग कर रहा हूँ और इसी के बदौलत आप तक पहुंचा हूँ। और फेस रीडिंग पर अभी हमने अध्ययन आरंभ किया है। पीएचडी डिग्री मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर किया है और अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष फेडरेशन यूएसए का आजीवन सदस्यता भी मुझे प्राप्त। हमारा ऑफिस पटना स्थित किदवईपुरी में स्थित है और यह सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआर द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड। चलिए चलते हैं आज के पंचांग। पंचांग जब भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं, अनायास ही हमारा ध्यान मस्तिष्क उस बिंदु पर जाता है कि पंचांग एक शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने की मत का माध्यम है, परंतु यथार्थ में वैसा नहीं है। पंचांग के जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। आज दिन बुधवार का है। ज्ञान बांटने में, सरस्वती को बांटने में घटती नहीं पड़ती है। तो हमारा लक्ष्य है कि इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग इसे साझा करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता का संचार हो, शांति समृद्धि का संचार हो और वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। चलिए साझा कर पुण्य के भाग्य बने। आज का पंचांग दिन दिनांक 18 जून 2025, महासार, पक्ष कृष्ण, शाका शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:43 पर, सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:43 PM। दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो तिल या धनिया धनिया का सेवन कर यात्रा में सुनता रहा। पंचांग के पांचों अंक, वार बुधवार, तिथि अपराह्न 1:34 तक सप्तमी और उसके बाद अष्टमी। नक्षत्र देव रात्रि, मध्य रात्रि कहें 0:23 तक पूर्वा भाद्रा, उसके बाद उत्तरा भाद्रा। योग प्रातः 7:40 तक प्रीति, उसके बाद आयु। करण अपराह्न 1:34 तक गौ, उसके बाद मध्य रात्रि 0:48 तक बालव और फिर कौलव। ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते भोलेनाथ का आज वास करता है। तो जब तक सप्तमी तिथि है वे शमशान में है, जो कि अशुभ है, और जब अष्टमी तिथि होती है तो गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो शुभप्रद। महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त में
अमृतकाल आज का अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल अपराह्न 4:36 से 6:09 संध्या तक। विजय मुहूर्त 2:08 से 3:03 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:41 से 7:02 तक संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:11 तक। और रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:51 से 1:34 तक। गुली काल दिन के 10:08 से 11:51 तक। यमगंड प्रातः 6:42 से 8:25 तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:15 से 8:48 प्रातः तक। और पंचक प्रातः 4:59 से कल के प्रातः 4:59 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, जिसे अहोरात्रि बोलते हैं। और आज का पंचक शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो बृहस्पति देव अभी भी अस्त चल रहे हैं। चंद्रदेव आज कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। इस प्रकार अभी फिलहाल मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह। शनि की राशि से, शत्रु की राशि से निकलकर वे मित्र की राशि में चंद्रदेव जाएंगे। ग्रहों की शक्ति के अनुसार देखें, राशि के अनुसार बुध के राशि में 3 ग्रह हैं, सूर्य की राशि में 2 ग्रह हैं, शनि की राशि में 2 ग्रह हैं। और चंद्रमा और शुक्र को छोड़कर जिनके राशि में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी राशि का आपस में राशि परिवर्तन नहीं। नक्षत्र के अनुसार दिन देखें तो नक्षत्र में मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में शुक्र और शनि 2 ग्रह। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, इसलिए आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। चंद्रमा बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह और शेष ग्रहों को, चंद्रमा बुध को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग की प्रस्तुति। और ग्रहों की गोचर तालिका जून का मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत। बुध देव 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र देव 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति देव 12 जून से अस्त चल रहे, 9 जुलाई तक अस्त रहेंगे। चंद्रदेव 24 से 26 जून तक अस्त रहेंगे। कोई भी उपग्रह जून माह में वक्री नहीं होगा। तो ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। चंद्रमा आपके हमारे जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार आज कैसा फल होगा, यह 2 परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में हमारे जन्म कुंडली में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर कर रहे हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, ये दोनों मिलकर आज कैसा फल देंगे। यह नवतारा चक्र पद्धति पर है। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है। जो चंद्रमा और आपस का आज का दिन देखना चाहते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा से, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में कैसे नक्षत्र में है और चंद्रमा आज गोचर किस नक्षत्र में कर रहे हैं, उसे देखकर हम आज के बारे में निकाल सकते हैं, जिसे ताराबलम कहते हैं स्थिति। और जातक, किसी भी जातक का पूरे जीवन काल का विभिन्न ग्रह किस स्थिति में है, क्या फल देंगे, वह जानने के लिए नवतारा चक्र पद्धति। नवतारा चक्र पद्धति उसमें हम देखते हैं कि दशा महादशा के अनुसार कैसा फल होगा और उससे हम शुभता लाते हैं। यदि शुभ स्थिति है तो उसे उस उन स्थितियों में हम शुभ कार्य करने, सभी शुभ कार्य को कर देना चाहते हैं, और अशुभ स्थिति है तो सावधान करना।
साथ ही साथ कुछ जन्म कुंडली में ग्रह किस अवस्था में है, हो सकता है दिखने में बहुत अच्छे हो, लेकिन जब नव तारा चक्र के अनुसार स्थिति अच्छी नहीं है तो फल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्री होते हैं और नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो नक्षत्र के अनुसार कैसा फल होगा, वह नक्षत्र ग्रह ग्रह कैसा फल देंगे, यह नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है। ये इसी को नवतारा चक्र को। साथ ही साथ किसी व्यक्ति का जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो और हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, दोनों को तालमेल करते हैं तो वह हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, यह हम जान सकते। तो इस विधि से हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि वह हमारे लिए कैसा फल देगा, और तभी हम उम्मीद उस वैसे व्यक्ति से कर सकते हैं। और अगर यदि बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप से संबंध है और वो सूखता नहीं है, तो उसे पार्टनरशिप को जल्दी से जल्दी आकलन करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। तो संक्षेप में नवतारा चक्र पर हमने बताया आपको। नवतारा चक्र जो है, इस पर विशेष प्रस्तुति हमने अलग से वीडियो में डाला है, जिसमें भगवान राम, सीता और माँ जानकी, माँ भगवान राम, माँ जानकी और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी डाली है, और आपस में नवतारा चक्र से संबंध निकाला है, जो कि बहुत ही सटीक है। तो ये नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक पद्धति है, अद्भुत पद्धति है। आप भी उसको समझकर उपयोग करें और फलित करें। अग्रिम देखें कि आपके कब कब अच्छे दिन आने वाले। तो चलिए संक्षेप में यहाँ बताते हैं नवतारा चक्र से संबंधित। हमने कहा कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रहों के मन नक्षत्री होते हैं, इसलिए उन 27 नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने हैं तो उनको 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और यह नवतारा चक्र इस तरह से 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी, दूसरा जो कदम हुआ युवा, ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। तो ये क्रमशः इस तरह से हुए: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इनको इसी क्रम में रखा गया। और केतु पहला ग्रह बने, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां, 19वां, उनका स्वामित्व पहले ग्रह केतु देव को दिया गया। और इसी तरह से दूसरे को दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इसी क्रम संख्या में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया, जो क्रमशः श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इस तरह से ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया और उनका स्वामित्व दिया गया। अब फलित कैसे करते हैं? तो हमारा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी जो बने, वहीं से गणना आरंभ होती और वहां से गणना आरंभ कर आगे बढ़ते हैं। तो पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, शुभ और अशुभ दोनों देता है। और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह तो फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, पांचवां, 7वां ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं। शुभता और अशुभता जैसे से क्रम संख्या बढ़ती जाती है, वह बढ़ती। तो तीसरा विपत्ति अशुभ खतरा है उससे। प्रत्यय वह भी अशुभ है, बाधा देती है। और निर्धन्य है, यह शुभ तो है ही है, अति पीड़क है। यहाँ तक कि जहाँ तक की मृत्यु भी लगभग इसी नक्षत्र में इसी ग्रह के जब होते हैं, तो इन्हीं के ग्रह के नक्षत्रों में। तो इस तरह से नव तारा चक्र अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है। आप इसका उपयोग करें, खुद जाने आपके अच्छे दिन कब आएंगे। और सावधान रहें बुरे दिन, कठिन परिस्थितियों में, कठिन दिनों में वो आपके आत्मा को बढ़ाएगा। तो चलते हैं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज कैसा दिन रहेगा। चंद्रमा का गोचर आज पूर्वा भाद्रपद में है, रात्रि के 0:23 तक, मध्य रात्रि के। और तत्पश्चात
उत्तरा भाद्रपद में चंद्रमा जा रहा है। हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको हॉरिजॉन्टल में बॉक्स बना करके अभी आपको दिखाया, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और हमारा जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वहां से दिन देखते हैं। तो यदि हमारा जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि हुआ है, यदि हमारा जन्म कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, तो आरंभ का समय प्रत्यरी दुखद होगा, और उसके बाद साधन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यदि हमारा जन्म आद्रा स्वाति और सती या सतविषा नक्षत्र में हुआ है, तो आरंभ में संपत और उसके बाद विपत है। और इस तरह से जो भी जातक जिस जन्म में राशि में जन्म जो नक्षत्र में जन्म लिए हैं, उस नक्षत्र के अनुसार फल देख सकते हैं। तो ये रहे आज का फलित। हम आपको अगली प्रस्तुति में ले चलते हैं। जो अभी हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अनुसार कैसा फल होगा, और अब देखेंगे चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा, हाँ, एक उपाय के तौर पर आप लोगों का यह सुझाव आया था कि उपाय क्या करना चाहिए। तो यदि कोई मुहूर्त ऐसा है जो कि प्रत्यरी में जा रहा है या विपत में जा रहा हो, जन्म नक्षत्र में हो, नैधन्य में हो, तो यह उपाय आप चूंकि आप लोगों ने पूछा था इसलिए हमने डाला है, किंतु यह अपुष्ट है, इसके की कोई प्रामाणिकता नहीं है। फिर भी जन्म में यदि पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्ययी है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में है तो उस मुहूर्त को उपयोग न करें। यदि मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो इस तरह से हम फलित को निकाल सकते हैं। और उपाय कर सकते हैं, लेकिन हम फिर पुनः बता देते हैं कि यह प्रमाणित नहीं है। यह संकलन हमने कहीं से इंटरनेट से लिया है, इसलिए बस सावधानी पूर्वक करें। बेहतर है कि उस मुहूर्त को जन्म विपत विपत प्रत्यय और नैथानी जब भी होता है तो आप उसका रिस्क न लें। चलिए अगली प्रस्तुति में चलते हैं। चंद्रमा का गोचर के अनुसार किस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा कुंभ राशि में है। जब तक कुंभ राशि में है तब तक मेष वृषभ सिंह कन्या धनु और कुंभ राशि वाले के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। और जब मीन में जाते हैं तो वृषभ मिथुन कन्या तुला और मकर तथा मीन राशि वालों के लिए उत्तमता के संकेत। तो इस तरह से इसे चंद्रबलम कहा जाता है। और चूंकि 6:35 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, इसलिए 6:35 तक चंद्रमा कुंभ राशि का फल देंगे, उसके बाद मीन राशि का फल देंगे। और याद रखें, यह आपके चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखा जाता है, लगन के अनुसार नहीं। चौथे भाग में आपको आज ले आए हैं चौघड़िया ज्योतिष पर। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ मुहूर्त को दिखाता है, और कौन से कब नया काम करना चाहिए। और जब भी नया काम करें, पूजा पाठ जब तक या कुछ भी नए काम को की शुरुआत में चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। यदि आप कोई भी मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखकर उपयोग करना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया की यूटिलिटी पर और चौघड़िया की उपयोगिता, ये दोनों पर, चौघड़िया की यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में हमने प्रस्तुति यूट्यूब पर रखी है। आप उसे देखें और समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से। संक्षेप में हम बता दें यहाँ कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का नाम साप्ताहिक दिनों से रखा गया।
और 7 दिन से संबद्ध है। हर दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का स्वामित्व अलग अलग ग्रहों को दिया गया। और चूंकि हर ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी। तो हम हर चौघड़िया को उसी तरह से उपयोग करते हैं। चौघड़िया का मुहूर्त निर्धारित करने के पहले हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो चौघड़िया का मुहूर्त हम देखने जा रहे हैं, उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं वह अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया अक्सर काल चौघड़िया, वार चौघड़िया और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त है तो उस मुहूर्त का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अशुभता ज्यादा होने की संभावना है और शुभता का खैर नामो निशान नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के चौघड़िया पर। आज का चौघड़िया क्योंकि बुधवार दिन है, लाभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। आज का चौघड़िया काल चौघड़िया काल बेला से, रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। इस चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम चौघड़िया पर जो उपयोग कर अपना दिन शुभ बना सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। कम से कम अगर आप कोई मुहूर्त नहीं देखें, कम से कम चौघड़िया को जरूर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम भाग में आ गए हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो अब पिछले प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि अंक ज्योतिष में एकल अंक जो होता है, सिंगल डिजिट का अंक का प्रयोग किया जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। 5वां अंक मध्य का अंक होता है, जो बैलेंस अंक हो रहता है। शून्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वह अनंत को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता को दर्शाता है। और हर अंक किसी न किसी ग्रह से संबद्ध है। हर अंक एक ग्रह के उसके स्वामी के ग्रह बनते हैं, और इसलिए जो भी अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग है, नहीं है, उस अंक का हम एनर्जी हमारे शरीर में कमता है, उसकी जो उपयोगिता है उस ग्रह से संबंधित हम हमेशा महसूस करते। 2 अंकों का यदि अंक मिले हमें, तो भी उसे अंक को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और यह ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास शब्द मिले, नाम हो सकता है, शहर हो सकता है, आदि आदि। तो वैसी स्थिति में उस शब्दों को अंकों में परिवर्तित करते हैं, जो उनका अक्षरों का अंकीय मूल्य है, जो आपको यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उससे हम ये करते हैं, बदलते हैं, और फिर उसका योग कर उसका एक अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं। और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारा ड्राइवर यानी जन्म तिथि का जो योग है, और कंडक्टर जो जन्म तिथि माह और वर्ष का योग है, वह नाम के से उसकी मित्रता है। नाम का जो अंक है, नामांक, उससे इसकी मित्रता होनी चाहिए, नहीं तो वह खराब कर देते हैं, समस्या देते हैं। आज का दिनांक 18/6/2025। जन्म तिथि 18 को जोड़ते हैं, दिनांक को जोड़ते हैं तो 9 होता है, और पूरे अंक को जोड़ते हैं, दिनांक माह और वर्ष, तो 6 होता है। 9 और 6 का संबंध आपस में शत्रुता का है, इसलिए इस अंक को बैलेंस करने के लिए 5 अंक का प्रयोग किया जाता है। और आज देखें तो जो व्यक्ति जो जातक जिनका मूलांक 1, 4, 5, 6, 7 और 8 है, यानी जो 1-10-19-28 तिथि को किसी माह का जन्म है, 4-13-22-31 को जन्म है, 5-14-23 को जन्म है, 6-15-24 को जन्म है, 7-16-25 को जन्म है, 8-17-26 को जन्म है, जिनके मूलांक क्रमशः 1, 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं, इनके लिए दिन शुभ है। और जिनके 2 मूलांक होते हैं, 2, 11, 20, 29, इनके मूलांक ये थोड़ा सामान्य दिन होने की संभावना है, क्योंकि इनका 2 और 6 का संबंध तटस्थता का। वहीं 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक के लिए समस्या के कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, सावधान रहना है, क्योंकि 3 और 6 का संबंध आपस में शत्रुता का है। वहीं 9, 18, 27 दिन तक जन्म तिथियों की माह का 9 मूलांक बनता है, मंगल दिवस वही बनते हैं। 9 और 6 में आपस में शत्रुता का संबंध है,
इसलिए यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, यदि मीडिया या से संबंध है तो सफलता कुछ मिल सकती है, लेकिन कंट्रोवर्सी या स्कैंडल में कहीं आप फंस सकते हैं। सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमसे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बता दें, यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच पाई। यदि आप पहले बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे साझा करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हम तथा नए भी हैं सब्सक्राइबर, तो सबों से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि वे उचित उपाय कर अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं और उसके लिए हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। आज का दिन बुधवार है, ज्ञान बांटने से बढ़ती है, सरस्वती बांटने से बढ़ती है। तो चलिए इस ज्ञान को आज बांटे, अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ बुद्धदेव को नमन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, गणपति को ये याद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय गणपति, जय बुद्धदेव, जय माँ शारदा।